नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारी पूर्व एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों की श्रृंखला है या जो सीरीज है वो चल रही है, जिसमें हमने 3 वीडियो देख लिए। 2013 के जो प्रश्न आए हुए थे आदिकाल से संबंधित। देखिए, इसमें पहले हम आदिकाल के प्रश्न जिस जिस एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं, चाहे वो आपके फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम जितने भी अभी तक लगे हैं, या फिर चाहे कॉलेज लेक्चरर एग्ज़ाम्स जितने भी अभी तक लगे हैं, उन सभी के अंदर आदिकाल के अंदर आए हुए प्रश्न और इसके अलावा नेट और सेट एग्ज़ाम के अंदर जितने भी आए हुए प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को नेट के अंदर सारे तो नहीं करेंगे, लेकिन जो मुख्य मुख्य प्रश्न हैं वो मैं करवाने की आपको कोशिश करूँगा। नेट एग्ज़ाम के अंदर आए हुए उन प्रश्नों को भी हम करने की कोशिश है वो करेंगे। 2013, 2015 और फिर 2018 3 पेपर जो हमने हैं वो देख लिए अभी तक। आदिकाल के जो प्रश्न आए हुए हैं उससे संबंधित आज हम चौथा जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं 2018 के अंदर ही संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर लगा था उससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो आए हुए हैं। उन प्रश्नों को आज हम इसके अंदर देखेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, अब मैं पुनः फिर आपको बता रहा हूँ। एक कॉपी आप डाल लीजिए जिसके अंदर सबसे पहले आदिकाल से संबंधित आए हुए प्रश्न हैं। जिस जिस एग्ज़ाम के अंदर आए हुए वो प्रश्न आप लिखिए, उसकी व्याख्या अगर हो सके तो लिखिए, नहीं तो मैं नोट्स भी आपको आगे इसमें हम इसको विस्तृत विवेचन के रूप में जब पढ़ेंगे, पहले प्रश्न करेंगे, प्रश्नों के बाद में हम इसका विस्तृत विवेचन पढ़ेंगे। सारे नोट्स हैं वो मैं आपको लिखवाऊँगा और उन नोट्सों के अलावा मुझे लगता है कि 90% प्रश्न हैं वो आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। सीमित से नोट्स हैं, बहुत ज़्यादा कोई विस्तृत नोट्स नहीं है, लेकिन बहुत ही सिलेक्टेड नोट्स हैं। उनमें से तकरीबन प्रश्न है वो आ जाएंगे। चाहे वो कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम हो, उसके अंदर भी मैं पूर्ण रूप से दावा तो नहीं, लेकिन यहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जो प्रश्न है कॉलेज लेक्चरर एग्ज़ाम के अंदर भी 70 से 80% प्रश्न है वो यहाँ से कवर हो जाएंगे। आज हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर जो प्रश्न आए थे उन प्रश्नों को हम आज यहाँ पर देखेंगे। 8 प्रश्न उस समय में इसके अंदर आए थे। 8 क्या, हाँ 8 प्रश्न इसके अंदर आए थे। तो उन प्रश्नों को आज हम यहाँ पर देखेंगे। पहला प्रश्न जो है वो आपके सामने है। रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही विवरण लिए हैं। ये कथन किसका है? बहुत प्रसिद्ध कथन है ये। 2013 फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता के अंदर जो हमने पहले पेपर किया था उसमें ये प्रश्न मैंने आपको करवाया नहीं था, क्योंकि मैंने देखा था 2018 संस्कृत विभाग में ये प्रश्न पुनः पूछा गया है। देखिए 2013 वाला प्रश्न है, सेम प्रश्न है, यहाँ पर दोबारा पूछा गया है। रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही विवरण लिए हैं। और बहुत प्रसिद्ध कोटेशन है, बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। और ये कथन किसका है? ये कथन है शुक्ल जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके अंदर उत्तर हो जाएगा। लेकिन हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में बस मात्र यही एक चीज़ है वो नहीं पढ़नी है। इसके अलावा भी हमें इसके बारे में ये देखना है कि उन्होंने और किस किस से सहायता ली। कई बार क्या होता है कि पेपर सेटर है वो वहाँ से न पूछ के उसके पास से पूछ लेता है। तो सहायक ग्रंथ के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहाँ कहाँ से जो मैटर है वो ग्रहण किया था उसके बारे में हमें देखना है। अब देखिए शुक्ल जी ने एक तो यहाँ से ये ले रीतिकाल के बारे में तो इन्होंने देख ही लिया। ये कथन जो है वो उनका प्रसिद्ध कथन है। इसके अलावा जो शुक्ल जी हैं उन्होंने आधुनिक काल के जो प्रारंभिक प्रकरण उन्होंने लिखा था, आधुनिक काल का जो प्रारंभिक प्रकरण उन्होंने लिखा था उसके अंदर केदारनाथ पाठक से सहायता ली थी। किससे ली थी? केदारनाथ पाठक जी से इन्होंने सहायता ली थी। वो ही केदारनाथ पाठक, यानी कि अगर केदारनाथ पाठक के आप इसके इनके बारे में पढ़ोगे तो आप देखोगे केदारनाथ पाठक जी ने एक बार कहा था कि धन्यवाद शब्द है उनको, धन्यवाद शब्द को भी आजकल की बदमाशियाँ कहते थे। हम जैसे कोई काम होता है ना उसको फिर धन्यवाद स्वरूप कहते हैं कि भाई धन्यवाद, तो इसको ये क्या कहते थे कि ये तो आजकल की एक प्रकार की बदमाशी है। तो आधुनिक काल के बारे में जो विवरण उन्होंने जो शुक्ल जी ने प्रकरण अपना प्रारंभिक प्रकरण जो लिखा था वो सहायता केदारनाथ पाठक जी से ली थी। इसके अलावा उन्होंने और किस किस से सहायता ली थी उसके बारे में अगर हम देखें तो
श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास जी की जो पुस्तक है हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास जी की रचना है, उनसे उन्होंने सहायता ली। इसके अलावा देखिए लिखने में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ उसको साथ साथ में आप सुनते रहें, जल्दी इस समस्या को भी सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन अभी आप सुनते रहें, लिखने में थोड़ी यहाँ पर इसमें दिक्कत है। इसके अलावा रामनरेश त्रिपाठी है, उनकी जो पुस्तक है कविता कविता कौमुदी, कविता कौमुदी, इनसे भी उन्होंने सहायता ली। और इसके अलावा वियोगी हरि, वियोगी हरि, वियोगी हरि जी की जो पुस्तक है ब्रज माधुरी सार, ब्रज माधुरी सार, उससे भी उन्होंने सहायता ली थी। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में मिश्र बंधु विनोद से, इसके अलावा केदारनाथ पाठक से, इसके अलावा श्याम सुंदर दास, रामनरेश त्रिपाठी, और तीसरा कौन रह गया था, वियोगी हरि। वियोगी हरि यानी हरिहर प्रसाद द्विवेदी, जिनका पूरा नाम क्या है, हरिहर प्रसाद द्विवेदी इनका पूरा नाम है। इनसे उन्होंने सहायता ली थी। तो ये सारे फैक्ट हैं वो हमें एक जगह है वो लिखने हैं, ताकि हम इनको बार बार रिपीट है वो करते नहीं। वैसे मैं नोट्स लिखवाऊंगा तब ये चीज़ें सारी की सारी आपको एक जगह लिखवा दूंगा, लेकिन फिर भी आप विशेष करके इन प्रश्नों की व्याख्या में ज़रूर ये लिख लें, ताकि दिक्कत आपको आगे जाके नहीं हो। बार बार हम इसको रिपीट करते रहें, ये चीज़ें याद हो जाएं। दूसरा प्रश्न हमारा इसके अंदर है, ग्रंथ और लेखक से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है। ये है और नहीं है का विशेष हमें ध्यान रखना है। ग्रंथ और लेखक से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है। पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे ये नाम आता है हिंदी साहित्य की भूमिका, हमें 3 ग्रंथों को तो विशेष करके इनका याद रखना ही नहीं है, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित। वैसे तो इनके जो अन्य जो रचनाएं हैं, शीर्ष के फूल वगैरह जो भी हम हैं उनको तो बाद में देखेंगे, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित इनकी 3 रचनाएं विशेष करके हमें याद रखनी है। एक रचना है हिंदी साहित्य की भूमिका, ये 1940 में लिखी गई थी, 1940 के अंदर इनको याद रखना है। इसके अलावा हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, एक ये रचना भी इनकी है, आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये 1952 के अंदर लिखी थी। ये रचना हमें इनकी याद रखनी है 1952 के अंदर। इसके अलावा एक रचना इनकी है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, एक ये रचना भी इनकी है, तो वो भी हमें ध्यान है वो रखनी है। और ये 1953 के अंदर इनकी प्रकाशित है, वो हुई थी, तो एक ये रचना भी हमें इनकी याद रखनी है। तो पहला ऑप्शन तो इसमें पूछा था विकल्प सही नहीं है, तो ये विकल्प तो इसका सही है। हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास की अभी एक मैंने रचना और भी आपको बताई थी, श्याम सुंदर दास की हिंदी कोविद रत्नमाला, तो वो रचना भी हमें है इनकी है वो याद है वो रखनी है, श्याम सुंदर दास की, जिससे रामचंद्र शुक्ल ने वो सहायता ली थी। इसके अलावा रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र, ये रचना भी ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये शुक्ल जी का लिखा हुआ है, शुक्ल जी के अलावा और भी कई विद्वानों ने लिखा है, लेकिन धीरेन्द्र वर्मा जी का ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित रचना वो नहीं लिखी हुई, और सही विकल्प नहीं है वो पूछा था, तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें उत्तर हो जाएगा डी। 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन है वो सही नहीं है, ये पूछा इसमें गया है। पहला ऑप्शन है राहुल वेल में नायिका का नक्सिक वर्णन है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। वर्ण रत्नाकर में काव्य शास्त्रीय तत्वों का विवेचन है। बसंत विलास में बसंत और स्त्रियों पर उसके पूर्ण प्रभाव का चित्रण किया गया है। तो इस प्रश्न के अंदर उत्तर क्या होगा, सही नहीं है। इसमें भी वही पूछा गया है, सही है सही नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न है, आजकल इसका ट्रेंड है वो खूब चल रहा है। तो सबसे पहले हमें देखना राहुल वेल, राहुल वेल उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वरण रत्नाकर। देखिए सबसे पहले राहुल वेल के जो लेखक थे वो थे रोडा कवि। इसके अलावा उक्ति व्यक्ति प्रकरण इसके जो लेखक थे वो दामोदर शर्मा, दामोदर शर्मा थे।
इसके अलावा वरण रत्नाकर जो है, उनके जो रचनाकार थे वो थे ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ज्योतिरीश्वर ठाकुर थे। तो ये चीज़ें हमें पहले तो इनके लेखक है वो याद होने चाहिए, तभी हम आगे इसके अंदर बढ़ पाएंगे कि इनके अंदर और बाकी क्या क्या चीज़ें हमें याद है वो करनी है। राउलवेल में नायिका का नक्सिक वर्णन है, ये मैंने पहले आपको बताया था, पहले ही प्रश्न आ चुका है, इससे संबंधित है। राउलवेल रोडा नामक कवि की है, 10वीं शताब्दी की रचना है, नारी का नक्सिक वर्णन है इसके अंदर है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। 6 विभिन्न अंचलों की स्त्रियों का श्रृंगारिक वर्णन इसके अंदर किया गया है। राजस्थानी भाषा की 7 है जो बोलियां हैं उसका विवेचन इसके अंदर किया गया है। तो ये कथन तो ठीक है। दूसरा है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये एक व्याकरण ग्रंथ है, ये कथन है वो भी सही है। ये एक व्याकरण ग्रंथ है, दामोदर शर्मा का लिखा हुआ। ये देखिए, ये 10वीं शताब्दी में लिखी गई थी, ये रचना 12वीं शताब्दी के अंदर लिखी गई थी। ये कालक्रम भी हमें याद करना, आजकल इस प्रकार के प्रश्न हैं वो भी बहुत है, वो पूछे जा रहे हैं। तो ये 10वीं की थी, ये 12वीं शताब्दी की रचना थी, दामोदर शर्मा इसके जो लेखक थे। और ये व्याकरण ग्रंथ था, और इसमें स्थानीय भाषा के अंदर शिक्षा प्रदान करने की गई है। किनको की गई है? राजकुमारों को, यानी कि राजकुमारों को स्थानीय भाषा में शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये ग्रंथ है वो लिखा गया था, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और इसमें ये प्रश्न भी एक बार पूछा गया था, कोई नेट एग्जाम के अंदर, किसके अंदर पूछा गया था, इसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था कि बनारस से और उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा और संस्कृति का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है। और उसमें वो नाम दे रखे, तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, ऐसे ग्रंथों के नाम दे रखे थे। और ये आदिकालीन जो गद्य साहित्य उससे संबंधित रचना है। देखिए, राउलवेल है, उक्ति व्यक्तिकरण है, राउलवेल है, ये चंपू काव्य है, ये चंपू काव्य है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, ये गद्य में लिखा हुआ, पूर्णतः गद्य में लिखा हुआ हिंदी का प्रथम ग्रंथ है। और इसके बाद में है वरण रत्नाकर, ज्योतिरेश्वर ठाकुर की ये जो रचना है वो मैथिली के अंदर लिखी हुई है। मैथिली हिंदी के अंदर लिखी हुई है प्रथम रचना है, मैथिली हिंदी के अंदर ये लिखी हुई प्रथम रचना वर्ण रत्नाकर में। काव्य शास्त्रीय तत्वों का विवेचन किया गया है, ये बात इसके अंदर दी हुई है। तो और चौथा है बसंत विलास में बसंत पर उसके पूर्ण प्रभाव, एक मिनट में इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। बसंत विलास में बसंत और स्त्रियों पर उसके पूर्ण प्रभाव का चित्रण है वो इसमें किया गया है। तो इसमें ये बात भी है वो सही है। तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वर्ण रत्नाकर में काव्य शास्त्रीय तत्वों का विवेचन नहीं किया गया है, बल्कि इसके अंदर जो है जो स्थानीय राजकुमार है उनको राजकुमारों को स्थानीय भाषा के अंदर, राजकुमारों को स्थानीय भाषा के अंदर जो शिक्षा देने के लिए किया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी उत्तर इसके अंदर हो जाएगा। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कथन है वो सही नहीं है। इसके बाद में हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा जो प्रश्न हमारा है, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित किस ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि को समाहित किया गया है? देखो, मैंने पहले ही बताया था, पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था, कई बार एज इट इज़ वो प्रश्न है वो पूछ लेते हैं, कई बार थोड़ी सी उसकी लैंग्वेज है वो चेंज करके पूछ लेते हैं, लेकिन प्रश्न आते हैं, जो प्रश्न आए हुए हैं उनके इर्द गिर्द से ही आते हैं। पिछला जो जो वीडियो था हमारा उसके अंदर हमने देखा था, प्रश्न ये पूछा गया था, हिंदी साहित्य का आरंभ वो 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार कौन थे? तो 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार है वो रामकुमार वर्मा थे, ये उत्तर हमने देखा था उसमें। और रामकुमार वर्मा है तो उनका ग्रंथ कौन सा? उसी ग्रंथ के अंदर तो इसका विवेचन होगा। तो मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधुओं का है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये रामकुमार वर्मा की जो रचना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 का बी। शिवसिंह सरोज है और शिवसिंह सेंगर की रचना है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। देखिए, प्रश्न पिछला जो था उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। रामकुमार वर्मा का 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि को समाहित किया गया है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के अंदर। इसके बाद में हमारा 5वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार हैं। तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार जो हैं वो कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य का काल विभाजन सर्वप्रथम इन्होंने
11 अध्यायों के अंदर या 11 युगों के अंदर इसको बांटा था, 11 अलग अलग भागों के अंदर इसको बांटा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और हिंदी साहित्य का काल विभाजन सर्वप्रथम इन्होंने ही किया था। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा था कि होता क्या है कि कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर क्या कर देते हैं, ये चीज़ें हैं वो गलत कर देते हैं। जैसे हमें ये दिखाई देता है प्रश्न, हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास है, हम इतना पढ़ते हैं, उसके बाद में क्या होता है बीच में भाग जाते हैं। काल विभाजन करवाया है या हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित प्रथम ग्रंथ लिख पूछा है, हम बाद में देखते हैं प्रथम इतिहासकार देखते हैं, शुरू वाला इतना टॉपिक पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हाँ, फिर तो हमें आ रहा है, ये तो पढ़ा ही है प्रश्न, सीधा सीधा सा ही है। और हम तुरंत कहाँ पर पहुँचते हैं, गारसादय तोसी के अंदर। मैंने इसमें एक ऑप्शन चेंज किया था, यहाँ पर दूसरा नाम था मिस्र बंधु था प्रश्न के अंदर, लेकिन मैंने यहाँ पर गारसाद तोसी शब्द है वो प्रयोग किया यहाँ पर। वो इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता था कि हम गलतियाँ कहाँ पर करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम देखिए इतना सा पढ़ते हैं कि करना क्या है, प्रश्न के अंदर पूछा क्या गया वो इतना ध्यान नहीं करते। हिंदी साहित्य का इतिहास, हाँ, प्रथम इतिहासकार कौन थे यानी कि लिखने वाले, हम सीधा कर देते हैं गारसाद तोसी। जबकि उसने पूछा काल विभाजन करने वाला। ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर, जल्दबाजी के अंदर कभी भी प्रश्न को मत कीजिए। जितना पर आपको कितना भी इजी प्रश्न हो, अगर आपको आ रहा है तो भी उस प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से हमें पढ़ना है और उसी के बाद में उसका उत्तर देना है। कभी भी उतावलापन नहीं दिखाना है एग्जाम के अंदर, नहीं तो हम, आपको पता ही है, 2.66 अंकों से पीछे चले जाते हैं। और ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके कारण से ही हमारा सिलेक्शन रुकता है। हार्ड प्रश्न होते हैं सबके लिए हार्ड होते हैं, इजी प्रश्न होते हैं सबके लिए इजी होते हैं, लेकिन इजी प्रश्न में जो लापरवाही करता है वो ही सिलेक्शन से बाहर होता है। हार्ड प्रश्नों में तो सभी तकरीबन बराबर ही होते हैं। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो ये मैंने आपको बताने के लिए किया है। उत्तर इसका हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। छठा प्रश्न है, राहुल सानकर्तायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? पुष्य या पुंड को, सरहप्पा को, शालिभद्र सूरी को, स्वयंभू को? ये तो पता नहीं, हिंदी के अंदर चाहे नेट एग्ज़ाम हो, चाहे सेट एग्ज़ाम हो, चाहे अन्य कोई एग्ज़ाम हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, सभी पेपर सेटर हैं उनका ये प्रश्न तो बड़ा ही फेवरेट प्रश्न है। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना राहुल सांस्कृतायन ने? तो सरहप्पा को माना। लेकिन हमें यह भी याद होना चाहिए पुष्य या पुंड को किसने माना, पुष्य या पुंड को किसने माना है? शिव सिंह सेंगर ने इनको माना है। शिव सिंह सेंगर ने इनको प्रथम कवि माना है। शालिभद्र सूरी है, इनको गणपति चंद्र गुप्त ने प्रथम कवि माना है, गणपति चंद्र गुप्त ने। इसके अलावा स्वयंभू है, स्वयंभू को किसने माना है? राम कुमार वर्मा ने माना है। तो ये चीज़ें भी हमें साथ साथ में याद होनी चाहिए। और याद क्या होनी चाहिए, याद हो तो भी हमें बार बार उसको रिकॉल करना चाहिए। कच्ची पेंसिल हमें रखनी चाहिए, हम जहाँ पर भी अपने नोट्स बनाते हैं उसमें पास में लिखते रहना चाहिए, ताकि हम बार बार इसको रिकॉल करते रहें। बार बार करेंगे तो ये चीज़ें याद है वो हो जाएंगी। एक दिन में किसी को भी याद नहीं होती, चाहे कितने से बड़े से बड़ा हिंदी का धुरंधर क्यों न हो, मेरा ये मानना है। अगला प्रश्न है, रचना व रचनाकार को सुमेलित करना है। सर्वाकाचार, अब तुरंत हमें याद आना चाहिए सर्वाकाचार, ये शब्द हैं वो हमें याद होनी चाहिए मुँह जुबानी। सर्वाकाचार है वो किसकी है? देवसेन की है। सर्वाकाचार है वो देवसेन की है। परमाल रासो है वो जगनिक का है। पाहुड़ दौड़ा है वो राम सिंह की है। और भरतेश्वर बाहुबली रास है वो किन की है? भरतेश्वर बाहुबली रास है शालिभद्र सूरी की। ये भरतेश्वर बाहुबली रास के बारे में हम पहले भी विवेचन देख चुके हैं। और यहाँ पर ये अब ये सर्वकाचार है। अब देखिए मैं आपको यही बात बता रहा हूँ, सर्वाकाचार है ये, इस रचना के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। 250 दोहों के अंदर लिखी गई है, जिसके अंदर श्रावक धर्म का जो वर्णन है और गृहस्थ धर्म का जो वर्णन है उसके बारे में उसका विवेचन किया गया है। और सबसे मुख्य बात, ये इसका कालक्रम भी हमें याद होना चाहिए, क्योंकि प्रसिद्ध रचना 933 ईस्वी का कालक्रम है। और इसको हिंदी का क्या माना गया है? प्रथम ग्रंथ माना गया, प्रथम कवि नहीं। हिंदी का प्रथम जो कवि है वो तो किसको माना गया है? वो तो सरप्पा को माना है। हिंदी का प्रथम जो ऊपरी हमारा जो प्रश्न आया अभी ऊपर देखो, इसमें ये प्रश्न है हिंदी का प्रथम कवि तो किसको माना गया है? हिंदी का प्रथम कवि तो सरप्पा को माना गया है। लेकिन हिंदी का प्रथम जो ग्रंथ है वो किसको माना गया है? सर्वाकाचार को माना गया है। देवसेन का लिखा हुआ ग्रंथ है। ये चीज़ें हमें, मेरा कहने का आशय है कि ये हमें रिकॉल करते हुए चलते रहना चाहिए। हमारे प्रश्न हो गए 7। 8वां प्रश्न हमारा है,
इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये हम विस्तृत विवेचन पढ़ेंगे, उसी से ये प्रश्न इस प्रकार के सही होते हैं। नहीं तो इतना आसान नहीं होता ये प्रश्न है वो सही होने कि भाई हम जाएं और सीधे सीधे जाके इसका उत्तर है वो कर देंगे। ये चीज़ें तब होती हैं जब हम विस्तृत रूप से इसका विवेचन, और मैं इसको आपको बाद में जो नोट्स हैं वो पूरे के पूरे लिखवाऊंगा, तब देख लेना उसमें से कहीं से कुछ भी नहीं छूटेगा आपका। पहला है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे पहली हमें बात देखनी है नहीं है। जैन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु, चरित आदि शैलियों में, तो ये कथन तो ठीक है। सिद्धों की रचनाएं प्रमुखतः है दो काव्य रूपों दोहा कोश और चर्यापदों में है, ये कथन भी ठीक है क्योंकि हमने इसके बारे में पहले भी खूब पढ़ा है। तीसरा है नाथ सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान योग साधना के पक्ष धरते। तो ये प्रश्न है, ये जो ऑप्शन है इसके अंदर ये इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि नाथ सिद्धों, नाथ इसमें भाषा ये है कि नाथ है सिद्धों की वाममार्गी भोग साधना के पक्षधर थे, नहीं पक्षधर नहीं थे, ये इनका विरोध किया उन्होंने। और सिद्धों की जो वाममार्गी भोग साधना थी उसी के फलस्वरूप, उसी की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप है वो नाथ पंथ का उदय हुआ था। यानी कि सिद्ध है वो नारी भोग के अंदर ज़्यादा विश्वास कर रहे थे, नारी सहयोग के अंदर जो है वो ज़्यादा विश्वास करते थे, इसी कारण से नाथों का उदय हुआ था। और नाथों की जो साधना थी वो थी हठ योग साधना थी। यानी कि मूल रूप से ये कथन तो यह पक्षधर तो थे ही नहीं थे। सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया में नाथ संप्रदाय का है वो उदय है वो हुआ था। अब देखिए नाथों की परंपरा के अंदर एक प्रश्न अभी खूब विवादित भी चल रहा है, कुछ कह रहे हैं कि ये डिलीट होगा, कुछ कह रहे हैं कि नहीं होगा, जिसके अंदर नाथ पंथ के जो प्रवर्तक हैं वो वहाँ पर प्रश्न के अंदर क्या दे रखा था, मत्स्येंद्र नाथ दे रखा था। मेरे विचार से वो प्रश्न है वो डिलीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मेरा मानना है। देखिए वहाँ पर काफ़ी किताबों के अंदर मत्स्येंद्र नाथ है वो दे भी रखा है, इसके अंदर नाथ पंथ का जो है वो प्रवर्तक दे रखा है, लेकिन गोरखनाथ है वो मूल रूप से नाथ जो परंपरा थी उसके प्रवर्तक थी। और मत्स्येंद्र नाथ के गुरु गोरखनाथ है वो शिष्य थे। मत्स्येंद्र नाथ के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये परम योगी होकर नारी, परम योगी होने के बावजूद भी ये नारी साहचर्य के अंदर या आचार के अंदर फंस गए थे। तब गोरखनाथ है, गोरखनाथ ने उनको क्या कहा था, समझाया था, यानी कि उनको सजग किया था। और इसी कारण से एक बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति भी प्रसिद्ध है, और वो उक्ति कौन सी है, वो उक्ति है कि जाग मच्छेंद्र गोरखायो, यानी कि जाग मच्छेंद्र गोरखायो, ये उक्ति भी काफ़ी है वो प्रसिद्ध है। वो इनके सजग करने के कारण से ही वो उक्ति है वो दी गई, प्रसिद्ध हुई थी। तो नाथ पंथ की एक परंपरा है, उसके अंदर आदिनाथ स्वयं शिव को माना जाता है, उसके बाद में मत्स्येंद्र नाथ आता है, मत्स्येंद्र नाथ के बाद में गोरखनाथ आता है। यानी कि मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे गुरु गोरखनाथ हैं, और गुरु गोरखनाथ हैं वो नाथ परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। काफ़ी किताबों के अंदर, हमारी ऑथेंटिक बुक्स के अंदर भी दे रखा मत्स्येंद्र नाथ है उनके प्रवर्तक माने जाते हैं, क्योंकि उसी की परंपरा थे, उसी के शिष्य थे, तो इस कारण से मान सकते हैं इसको। और ये जो परंपरा है, ये जो बताया है इनकी शिष्य परंपरा जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामकुमार वर्मा ने बताई है, इस कारण से। लेकिन यहाँ पर ये कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये कथन है ये सही नहीं है। नाथ सिद्धों की वाममार्गी भोग साधना के पक्षधर थे। वीर गाथाओं के रूप में लिखित रासो काव्य जैन रास काव्य से भिन्न है। यहाँ अलग है, रासो काव्य अलग है और जैन धर्म का जो रास काव्य है वो अलग है। तो ये प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा सी। 8 के अंदर क्या हो जाएगा, सी। तो आज हमने प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 संस्कृत विभाग के अंदर जो प्रश्न आए थे उन प्रश्नों के बारे में हमने विवेचन किया है, पूरी व्याख्या सहित है। बाद में हम विस्तृत नोट्स हैं वो भी लिखेंगे इनके। देखिए आप विश्वास रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से इस चैनल को आपको कोई नुकसान नहीं होगा। मैं ऐसे नोट्स आपको तैयार करवाऊंगा, ऐसे नोट्स आपको यहाँ पर लिखवाऊंगा, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित, काव्य शास्त्र से संबंधित, और यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ व्याकरण के अंदर भी पीछे के प्रश्न आए हैं, उनको देखते हुए हम आगे हैं वो बढ़ेंगे। तो कोई नुकसान है आपका इसमें नहीं होने वाला। सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन आपको चालू करना, इसमें वैसे भी आपको कोई पैसे तो लग नहीं रहे,
आप वैसे भी 50 चैनल है उनको सब्सक्राइब करते हो और उनका जो नोटिफिकेशन है वो चालू ही करते हो, तो इसको इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए आप। और थोड़े दिनों बाद में देख लीजिए आप कि आपको फ़ायदा होता है या नहीं होता है। मेरा ये मानना है कि आपको इसमें 100% फ़ायदा होगा। और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर 80 से 90% सिलेबस है। मैं ये नहीं कहता कि मैं पूरा 100 का 100 ही करवा दूंगा। 150 प्रश्न आते हैं, उनके अंदर से 5 से 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके अंदर या तो कन्फ्यूज़न के कारण से, या कहीं पर हमसे छूट जाता है, या कहीं से कुछ नए प्रश्न भी हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न आते रहते हैं, तो उनकी तो मैं कह नहीं रहा। बाकी 80 से 90% सिलेबस है वो आपका मेरे लिखाए हुए नोट्स और मेरे करवाए हुए प्रश्न हैं उनमें से आ जाएगा, ये इतनी मैं गारंटी देता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बाकी का बाद में।